अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। देवादिदेव अतिशयकारी श्री संभवनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन का मनोविज्ञान अथवा मनोविज्ञान हमारे हृदय परिवर्तन का, जीवन परिवर्तन का, इसी विषय को लेकर के अपन चर्चा कर रहे हैं। साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी प्रायः आईटी प्रोफेशनल हो, फाइनेंस बैकग्राउंड वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और मैनेजमेंट वाले भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और गृहस्थ भी हैं, बैचलर्स भी हैं, उनके अलावा और भी हैं। हाँ, दूसरों को मैनेज करो अथवा ना करो, अपने घर को तो मैनेज करते ही होंगे। करते हो कि नहीं? दुनिया का हर इंसान अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे आने वाला फ्यूचर बहुत उज्जवल हो, भविष्य बहुत सुंदर हो। हम वर्तमान में परफेक्ट नहीं हैं, इम्परफेक्ट हैं, तभी हम परफेक्टनेस की भावना करते हैं। और सोचना भी चाहिए। ऐसा नहीं आप ही सोचते हैं, हम भी सोचते हैं अपने बारे में। हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन भी बहुत अलग प्रकार का भविष्य में बने, और यह तभी संभव होता है जब व्यक्ति अपने वर्तमान से सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं रहता है। तो दुनिया में प्रोग्रेस वही कर सकते हैं जो सबसे बड़े असंतोषी होते हैं। वैसे सबने यही सुना है, जीवन में सुखी रहना है तो संतोषी होना चाहिए, सुख पावे संतोषी प्राणी। पर हम कह रहे हैं जीवन में ऊंचा वही उठता है जो सबसे बड़ा असंतुष्ट होता है। यदि संतुष्ट हो गया, संतोषी हो गया, तो उसका जीवन तो वहीं रुक जाएगा। होना चाहिए चाह अच्छे की, लेकिन उसकी चाह होना चाहिए जो अल्टीमेट हो, यूनिक हो, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद पाने की कोई आकांक्षा न रहे शेष। हर एक जीव के भीतर चाह होती है, डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हर एक व्यक्ति सपने देखता है, सोचता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आने वाले समय में मुझे ये पाना है, वो पाना है। लेकिन संसारी व्यक्ति जो सोचता है, जो आकांक्षा करता है, बहुत छोटे की आकांक्षा करता है। आप थोड़ा सा सोचते हो, आपका विजन उतना बड़ा नहीं है, इसलिए जब आप उसे पा जाते हो फिर एक नई चाह पैदा हो जाती है। तो आप कहोगे कि महाराज जी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमारे विजन, हमारे गोल छोटे छोटे होते हैं। फिर एक गोल को अचीव किया, कर लिया, तो एक एंथुजियाज्म बना रहता है, उत्साह बना रहता है। बहुत बड़ा सोच लिया और नहीं पहुंचे वहां तक, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता है, दीनता के, हीनता के भाव से भर जाता है।
दुनिया में जानते हो सबसे बड़ी चाहत किसकी होती है? किसकी चाहत होती है? बता सकते हो? नहीं पता। सबसे बड़े सपने किसके होते हैं? आप लोगों के कितने बड़े बड़े सपने? बहुत छोटे छोटे से सपने हैं आपके। सबसे बड़े सपने जो होते हैं क्या पाने के? अनंत को पाने के। आप जो भी सोचते हो, जो भी देखते हो, वो समाप्त हो जाता है, कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाता है। तो चाहो तो वो चाहो जिसे पाने के बाद वो कभी छूटे ना, क्योंकि जो हम चाहेंगे वो छूट जाएगा, फिर दुख होगा, फिर विकल्प होगा, फिर टेंशन होगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? आप लोगों की चाहत फाइनाइट की है, तो चाहत होना चाहिए इनफाइनाइट की, क्योंकि एक बार इनफाइनाइट मिल जाए तो कभी समाप्त नहीं होता। तो सबसे बड़ी डिजायर्स होती हैं, सबसे बड़ी चाहत होती हैं क्या बनने की? भगवान बनने की, है ना? क्योंकि एक बार व्यक्ति वो पा जाए फिर उसे अब कुछ शिक्षा नहीं रहती। कह रही तो बात बहुत बड़ी है। अब आपको कि महाराज जी हम घर गृहस्थी वाले हैं, जॉब वाले हैं, छोटे लोग हैं, तो हम तो इतना ही सोच पाते हैं। ठीक है, अब जिन कंडीशंस में, जिन सराउंडिंग में आप रह रहे हो, उसी सराउंडिंग में रहते हुए, उसी परिस्थितियों में रहते हुए आप अपने मनोविज्ञान को कैसे अच्छा बना सकते हैं? एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि आपका जीवन अच्छा कैसे बन सकता है? सोचा कभी? आप सोचते तो हो कैसे अच्छा बनेगा? कल कुछ लोगों ने कहा था हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ रहेगी, तो जीवन अच्छा रहेगा। तो यदि हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या होना चाहिए हमारे पास रोड मैप, जिससे हम इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें? आज उसी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं। एक होता है जिससे हमारी शुरुआत होती है, जब हमारा जन्म होता है ना? जन्म के साथ हमें शरीर मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता है हमारा शरीर विकसित होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? आपने बहुत लंबी जर्नी कर ली अपनी लाइफ की। जब से आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक आप जहां पहुंचे हों, जिस डेजिग्नेशन को आपने पाया है, जिस स्टेटस को आपने पाया है, जिन लोगों को आपने पाया है, जो जो आपने पाया है, थोड़ा सा उसको एनालाइज कर सकते हो? हम सबसे कह रहे हैं अब सबको अपने बारे में सोचना है। कल भी ये बात रखी थी, हमारा मनोविज्ञान अथवा हमारा मन अपने बारे में नहीं सोचता, है ना? एक और हाइकू आपके सामने रखते हैं, बड़ा गजब का हाइकू है, आचार्य भगवान ने लिखा है। अपना मन अपने विषय में क्यों न सोचता? अपना मन अपने विषय में क्यों न सोचता? मन आपका है,
अपना है, सबका है। और मन कभी रुकता नहीं, वो हमेशा भागता है। मन हमेशा सोचते रहता है। वैसे कहने में आता है मन सोचता है, पर सोचने वाला अलग होता है और मन अलग है। मन तो एक मीडियम है, सोचने वाला कोई और है। कौन है? सोचने वाले हम हैं। कौन हम? कौन है हम? हाँ, सोल जिसे हम कहते हैं। सोल सो हम हैं। बाकी उसके बाद जो भी एक हायरार्की चलती है, सोल, बॉडी, माइंड, ब्रेन, उसके बाद ये जो है अभिन्न है, इसे हम अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कुछ और चलता है आपकी लाइफ में। अब देखना, अपनी अपनी लाइफ को थोड़ा देखने की कोशिश करो, जिससे आपने सोचा है कि हमारा जीवन अच्छा बनता है, खुशियाँ हमें मिलती हैं, टेंशन फ्री हम जीते हैं, निर्विकल्पता हम पाते हैं। तो उसके लिए आपको किस किस की नीड होती है अपनी लाइफ में? बताओ, कोई बता सकता है? देवाशीष जी, आप बता दो। आपकी एज इतनी हो गई, विचार करो। 47 महाराज जी। 47 हो गई। तो इस लंबी अवधि में आपने जीवन में खुशियां भी पाई होंगी। जी महाराज जी। माई है ना जी। तो आप किस किस से खुश होते हैं, अथवा खुशी पाने के लिए आपको किस किस की नीड होती है? बताओ। खुशी पाने के लिए सबसे पहले तो महाराज जी मन से है कि जैसे पंच परमेष्टि के आश्रय में जाते हैं, अच्छा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और उसके बाद में परिवार में, बच्चों के साथ में, बच्चे, परिवार, और बच्चे, माता पिता के साथ माता में, पिता के साथ, और और अच्छा खाना खाने से, अच्छा खाना खाने से, और अच्छे दोस्तों के साथ में अच्छे, बैठने करने से, अच्छा फ्रेंड सर्कल, और जी इसके महाराज। अलावा कभी कभी किताबें पढ़ने से। बुक्स पढ़ने से। इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, अभी तो नहीं। देखो, अब थोड़ा सोचो, व्यक्ति खुश होता है, दो प्रकार के उसे मीडियम चाहिए, दो माध्यम चाहिए। एक जो टोटली हमसे डिफरेंट है, जिनका एग्जिस्टेंस हमसे पूरा भिन्न है, और उससे इम्पोर्टेंट जिसका एग्जिस्टेंस हमसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है, और वो मोर इम्पोर्टेंट है। वो है हमारी बॉडी, है ना, हमारा शरीर। वो है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। वो है हमारा मन, है ना। अब हम भिन्न जो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें भी दो डिवाइड हम कर सकते हैं, दो टाइप्स। एक लिविंग बीइंग, अदर वन इज नॉन लिविंग, है ना। आपने नाम लिया फैमिली, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ये हो गए लिविंग बीइंग। रिलेशनशिप्स की बात आ गई, परिवार के लोग आ गए, पेरेंट्स आ गए, माता पिता आ गए, बच्चे आ गए, लाइफ पार्टनर आ गया। इसके अलावा भी कोई हो और कोई लिविंग बीइंग में? नॉन लिविंग बीइंग में भी कुछ होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है, व्यक्ति को आवश्यकता होती है। क्या आपने कहा? फूड, भोजन, और क्या जिससे आपको खुशियां मिलती हैं? लग्जरीज, है ना, कार, घर, बंगला, गोल्ड, सिल्वर, आईफोन, लैपटॉप, और क्या? और भी है कुछ? नहीं है कुछ और इसके अलावा? सोचो सोचो, जिससे आपको खुशियां मिलती है। वो मिल जाए तो आप बहुत खुश होते हैं, और वो ना मिले अथवा वह ना मिले तो आप टेंशन में आ जाते हैं।
इसके अलावा और भी कुछ है। थर्ड वन थोड़ा बहुत डीप में है, जानते हो क्या? जो दुनिया को नहीं दिखता, दुनिया को कभी नजर नहीं आता, वो होता है हमारा ईगो, अहंकार। वो हमें खुश कर देता है। और भी कुछ है? और भी कुछ है? नहीं, और भी बहुत कुछ है। ईगो के अलावा भी जब व्यक्ति का ईगो सेटिस्फाइड होता है तो बड़ा खुश होता है, और वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो डिप्रेस होने लगता है। होता है? हाँ, वो एकदम टोटली इंटरनल है, किसी को नजर नहीं आता। ईगो के अलावा उसकी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उसका नाम है, नेम है, फेम है, वो भी उसे खुशियां देता है कि नहीं? रादर सबसे ज्यादा खुशी देने वाला तो उसका अहंकार ही है कि नहीं? अहंकार जब हमारा पुष्ट होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और उसे ठेस पहुंच जाती है तो देखो व्यक्ति की हालत क्या हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मिले तो लगता है हमारा एग्जिस्टेंस है, और कोई आपको इग्नोर कर दे तो और छोड़ दो, यदि आप हमारे पास आओ नमोस्तु करते रहो 5 मिनट तक, और हम देखे ही नहीं तो क्या होगा? क्या होगा बताओ, सही बताना, क्या विचार है? आप गुरु के पास जा रहे हो और गुरु देख ही नहीं रहे, आशीर्वाद ही नहीं दे रहे। आशीर्वाद देना तो बहुत दूर है, देख भी नहीं रहे, जैसे आप हो अथवा ना हो। हर्ट होता है। अच्छा, गुरु के अलावा आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसे कॉल किया और उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो आपका लाइफ पार्टनर है, आपने दिन भर से बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के पश्चात आपने बहुत अच्छी डिशेस बनाई हैं लंच में, है ना? इतनी महिला है, बहुत अच्छा फूड बनाया, और वो आपके हस्बैंड ने खा के चले गए, कुछ कहा ही नहीं कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? 6 घंटे लगातार लगे रहे और एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने प्रशंसा का। फील होगा? यानी आपकी खुशियां किसी के शब्दों पर भी डिपेंड करती है। अथवा यूं कहें, जब लाइफ में इंपॉर्टेंस मिलता है अथवा एक्सेप्टेंस मिलता है, स्वीकारता मिलती है, तो व्यक्ति खुश होता है। और इग्नोरेंस मिल जाता है तो दुखी होने लगता है, हो जाता है। और ऐसा नहीं, बड़े बड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी होता है ना, उसके साथ भी ऐसे होता है। जानते हो बच्चा रोता क्यों है? सबने बच्चे पाले हैं, आपका बच्चा रोता कब है? जब पेट भरने के बाद भी रोता है, तब बहुत बार। ऐसा नहीं जब भूखा है तभी रोता है। वो अकेला है घर में और आप बैठे हैं, आप अपने काम में लगे, लैपटॉप में लगे हैं, तो क्या होता है? रोने लगता है। उसे ना पानी चाहिए ना भोजन चाहिए। क्यों? अटेंशन चाहता है वो चाहता है कोई मुझे देखे, मुझे पहचाने, मुझसे बात करे, मुझे समय दे, मुझे इंपॉर्टेंस दे। नहीं, इंपॉर्टेंस की चाहत में वो अथवा अटेंशन को दिलाने के लिए वो रोता है। उसके पास एक ही हथियार है, रोने का। आपके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, रो नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या होता है? फिर व्यक्ति कुछ आंसू बहा जाते हैं, है ना? कुछ मन ही मन सोचते रहते हैं। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा आकलन करने की कोशिश करो, जीवन में आपको खुशियां किन किन कारणों से मिलती हैं।
एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जिसका एग्जिस्टेंस टोटली डिफरेंट है आपसे, जिसे आप आंखों से देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, सुन सकते हो, है ना? जो हमारी पांचों इंद्रियों का विषय बन सकता है, सुन सकते हो। जितना भी मैटर है इस पूरे वर्ल्ड में, फिजिकल मैटर है, वो हमारी पांचों सेंसेस का विषय बनता है, जिसका अस्तित्व हमसे भिन्न होता है, पुद्गल है। वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, व्यक्ति को खुशियां देती हैं। दूसरे वो होते हैं जो लिविंग बीइंग होते हैं। अच्छा, नॉन लिविंग और लिविंग में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? एक बात और बता दो, नॉन लिविंग का, लिविंग का। लिविंग बीइंग में भी किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस? वाइफ है, माँ है, बेटा है, किसका? चेंज होते रहता है टाइम से। फ्रेंड है, और भी कोई है? आपका शत्रु है, वो भी आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कि आपके फ्रेंड्स ही हैं, आपके आत्मीजन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं? बताओ, थोड़ा और गहराई से सोचो। हम आपको बहुत गहराई में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि अधिकतर ये होता है, दुनिया बहुत सुपरफिशियली जीती है, उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो कभी नहीं सोचता। वो ये तो सोचता है कि मुझे खुशियां चाहिए, मुझे जीवन में आनंद चाहिए, मैं बहुत मस्त रहना चाहता हूं। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जो मैं चाह रहा हूं, जो मेरी डिजायर्स हैं, वो प्राप्त कैसे होंगी, अथवा मैं किन्हें चाह रहा हूं, किन के माध्यम से, किन कारणों के माध्यम से मुझे खुशी मिलेगी, वो ये सोच ही नहीं पाता। उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो बहुत बाहरी दुनिया में उलझा हुआ रहता, वहीं घूमते रहता, भटकते रहता और मर जाता है। थोड़ा सा अपने भीतर अवेयरनेस लाने की कोशिश करो, अपना आकलन करने की, अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करो, अपने स्वभाव को पकड़ने की कोशिश करो कि कब आप बहुत खुश होते हैं और कब आपको विकल्प उत्पन्न हो जाता है, कब आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कब आपका मन खेद खिन्न हो जाता है। उस साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करो, अपने मन के विज्ञान को पकड़ने की कोशिश करो। किन कारणों से आपका मन बड़ा आनंद से भर जाता है, और क्या ऐसा होता है जब आप बड़े टेंशन में आ जाते हो, आपका मन इधर उधर की बातें सोचने लगता है। क्योंकि जो हम चाहते हैं, जब तक उसको हम एनालाइज ही नहीं करेंगे तो हम मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। आप खुशियों को पाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे हो। जिंदगी निकल गई आपकी, निकल गई। कभी आपने अपने लिए समय नहीं निकाला, अपने मन के लिए समय नहीं निकाला कि मेरा मन क्या पाने से अच्छा होता है, क्या ना मिले उसे तो उसे बुरा लगने लगता है। तो कैटेगराइज करो। 3 टेबल हो गए। कल से एक नोटबुक लाया कर और पेन लेकर के आया कर। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे लाइफ की, कोई नहीं बताएगा, किसी बुक्स में नहीं मिलेगी आपको। पहले नॉन लिविंग थिंग्स उसकी लिस्ट बनाओ, जितनी भी हैं। सोना है, चांदी है, लग्जरियस आइटम है, क्लोथ्स हैं, और क्या है, फोन्स हैं, कार है, शूज है, चप्पल है, और भी है, ऑर्नामेंट्स हैं, और भी है, क्या क्या है, बहुत सारी चीजें। हाँ, फूड है। लिविंग उसका कॉलम बनाओ। कौन है जो आपको खुशियों से भर देता है, और कौन है जो आपको परेशान कर देता है। तो हम ये पूछ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ में अपने शत्रु को इंपॉर्टेंस देते हैं?
किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने फ्रेंड्स को कि अपने एनिमीज को? फ्रेंड्स को कि एनिमीज को? सोच करके बताना। किसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? किसे आप लाइक करते हैं? हर व्यक्ति कहेगा कि मैं तो अपने फ्रेंड्स को ही लाइक करता हूं और एनिमीज को तुम डिसलाइक करता हूं। नहीं, प्राय हर व्यक्ति यहां पर गलत है। आप अपने फ्रेंड से ज्यादा दुश्मन का नाम याद करते हैं, है ना? नहीं याद करते। 20 साल पर पुरानी घटना आज भी याद आपको होगी, अभी तक नहीं भूले होंगे। भूले? नहीं भूले। 40 साल पहले उसने कैसा व्यवहार किया था आज भी याद है। 4 दिन पहले उसने आपकी हेल्प की थी, आप भूल गए। तो जितनी पुरानी घटना आपको बुरी वाली घटना याद है, शायद अच्छी घटनाएं उतनी नहीं याद होगी। तो हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में वही ज्यादा रहता है जिसे हम लाइक करते हैं। अब थोड़ी दुनिया से पूरी अपोजिट चलती है। दुनिया कहती है कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को ही लाइक करता हूँ, अच्छी बातें लाइक करता हूँ, बुरी बातों को मैं डिसलाइक करता हूँ। पर होता टोटली अदर वे है। अदर वे नहीं होता। और आपका ब्रेन बड़ा शार्प है। सबसे पहले वो क्या सीखता है? अच्छी बातें कि बुरी बातें? अच्छी बातें सीखने के लिए कितना टाइम लगता है? भक्तामृत स्तोत्र कितनों को याद है? तत्वार सूत्र कितने को याद है? नहीं। गाली कितने को याद है? भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने के लिए कितने बार आपने रिवाइज किया होगा याद करने के लिए? और गाली याद करने के लिए कितने बार रिवाइज किया होगा? रिवाइज किया? एक ही बार सुनकर के याद हो जाती है। और मंत्र बार बार रिपीट करना पड़ता है, तब याद होता है। तो अपना माइंड कितना शार्प है, ब्रेन कितना शार्प है, बुरी बातों को कितनी जल्दी ग्रास्प कर लेता है। कर लेता है कि नहीं? और भूलता भी नहीं वो। तो सीधा सा प्रिंसिपल है, जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं हम उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। तो आप अच्छी बातों को ज्यादा चाहते हैं कि बुरी बातों को ज्यादा चाहते हैं? कहोगे कि हम अच्छी बातों को चाहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है, दुनिया का हर इंसान मित्र से ज्यादा शत्रुओं से प्रेम करता है। हाँ, उसे वो द्वेष नाम दे, बात अलग है। मित्रों से ज्यादा वो शत्रुओं को चाहता है, तभी तो उसका नाम भूलता नहीं है। आप अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने दुश्मनों को नहीं भूल रहे हो, अपने वैरियों को नहीं भूल रहे हो। इसका मतलब आप उनसे बहुत प्रेम कर रहे हो। यही फैक्ट है कि नहीं? क्योंकि जिसे हम चाहते हैं हम उसे कभी नहीं भूलते, और जिसे भूल जाते हैं उसे हम चाहते नहीं, उतना नहीं चाहते। जो हमारे माइंड से निकल जाए, हमारे दिमाग से निकल जाए, इसका अर्थ है कि उसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में ज्यादा नहीं है। जिसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में अधिक होता है, हम उसे ही नहीं भूलते हैं और उसे ही जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं, एक प्लास्टिक, आर्टिफिशियल प्लास्टिक की अंगूठी पड़ी होगी, कितने लोग उसे उठा लेंगे? कितने लोग उस रास्ते की अंगूठी को उठा लेंगे? आपको दूर से समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक की, कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, थोड़ा दूर और चलते हैं, आपको एक गोल्ड रिंग नजर आ जाती है और उसमें डायमंड लगा है। कितने लोग उसे छोड़ देंगे? चलो आप पूछ रहे हैं। अथवा दोनों ही अंगूठी एक साथ पड़ी है, एक तरफ प्लास्टिक की आर्टिफिशियल है और एक तरफ ओरिजिनल डायमंड की है, गोल्ड की है। क्या करोगे? आपका मन कहाँ रुकेगा? गोल्ड की अंगूठी की ओर रुक जाएगा, है ना? जो प्रीशियस होती है, जो वैल्यूएबल होती है, हम उसे तुरंत चाहने लगते हैं। चाहते हो कि? और जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसे छोड़ देते हैं। तो आपकी लाइफ में वैल्यूएबल क्या है? मित्र कि शत्रु? कीमती कौन है? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे?
समझो थोड़ा सा, सोचिए। तो जो दूसरा कॉलम है, दूसरी कैटेगरी है लिविंग बीइंग की, उसका उनके नाम लिखना है जिसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तीसरा कॉलम किसका? जो किसी को नजर नहीं आता, इवन आपके लाइफ पार्टनर को भी नहीं पता, पता है? इवन आपके गुरु को भी नहीं पता, पता है? किसी और को नहीं पता। हाँ, सिर्फ एक को पता, जो भगवान है। जो हमारे मन में होने वाले इमोशंस होते हैं, अथवा जो हमें पुष्ट करते हैं, हमारे अहंकार के भाव। और क्या है? इंपॉर्टेंस का भाव। और क्या है? और भी कुछ है? और भी कुछ है? और बता दे। महिला वर्ग से अच्छे से पूछते हैं। जेलेसी, क्या विचार है जेलेसी के बारे में? जेलेसी होती है कि करते हो? खैर ये लोग भी करते हैं। किसी से जल करके खुशी होती है कि नहीं, कि दुख होता है? बताओ तो सही। दुख होता है? हो ही नहीं सकता। अग्नि को पकड़ के कष्ट होता है कि खुशी मिलती है? हाँ? दीपक की लौ को छूने से अच्छा लगता है कि कष्ट होता है? बताओ। कष्ट होता है। तो यदि हमें पता है कि वो बुरा है, कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, तो हम कभी उस दीपक की लौ को छुएंगे नहीं। आप रोज भोजन बनाते हैं, बर्नर में हाथ रख देते हैं क्या जलते हुए? नहीं, बहुत अच्छी दिख रही है, उसकी फ्लेम बहुत अच्छी नजर आ रही है, येलोइश है, रेडिश है, ब्लूइश है, तो थोड़ा सा टच करके देखते हैं कैसा है। ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो फ्लेम जो है वो तुरंत जला देगी। और जो हमें अच्छा फील देता है तो उसे हम टच भी करते हैं। यही है ना? तो जेलेसी आपको अच्छा फील देती है कि बुरा फील देती है? वही तो पूछ रहे हैं। तो जो व्यक्ति जेलेसी कर रहा है अथवा हो रही है, उसको वो अच्छा मानता है तभी तो कर रहा है। गर्दन हिलाने से ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। देखो, अपनी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। कितनी बड़ी विचित्रता है, जिसे हम बाहर से कहते हैं बुरा है, अंदर से हम उसे ही अच्छा मानते हैं, और जिसे हम अंदर से बाहर से कहते हैं अच्छा है, अंदर से हम उसे अच्छा नहीं मानते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तीसरी कैटेगरी बनाना। क्या कैटेगरी? क्या क्या है जो आपको बड़ी खुशियां देता है? आपका ईगो, और जेलेसी, और क्या? और क्या? और भी कुछ है? अच्छा, कितने लोग हैं क्रोध को लाइक करते हैं, एंगरनेस को पसंद करते हैं, गुस्से को बहुत अच्छा मानते हैं? कितने लोग हैं? बोलिए। कोई है यहां पर ऐसा जो क्रोध को, पंडित जी, क्रोध को अच्छा मानते हो, बुरा मानते हैं? सभी लोग यूनानिमसली एग्री करते हैं क्रोध अच्छा नहीं है कि बुरा है? कैसा है? बुरा है, फिर भी तो करते हैं अपन। बुरा होता तो हम उसे करते नहीं, जो अच्छा होता हम उसे चाहते हैं ना। ऊपर से तो नहीं जा रही बातें हमारी? हाँ, हम कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहे? क्योंकि आपने भी सब कुछ अलग ही सुना, हम पूरा अलग ही आपको बता रहे हैं। हाँ, तो आपकी लाइफ में क्रोध भी आपको खुशियां देता है। मानो, विश्वास करो। जब आप गुस्सा करते हो, उसे दबा देते हो, अपने कॉम्पिटिटर को, वो चुप बैठ जाता है, शांत बैठ जाता है, तो आपको खुशी होती कि नहीं? लड़ाई कर रहे हो, 4 गाली दी, निपटा दिया उसे, जीत गए आप, खुशी होती कि नहीं? क्रोध से आपको खुशी मिल रही कि नहीं? लगता है कि क्रोध से दुख मिलता है। हम कह रहे हैं क्रोध से व्यक्ति को खुशी भी मिलती है।
तभी तो व्यक्ति करता है। और भी क्या है? और भी कुछ है नहीं है? अरे जिंदगी आपकी है, इतने सारे वर्ष निकल गए और आपको ही नहीं पता। व्हाट अबाउट योर ग्रीडनेस? और कुछ बता पाओगे कि नहीं, कि हम ही बताएं आपको, आपके बारे में हम ही समझाएं? मायाचारी, वो भी बहुत, वो तो बहुत जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, ऐसे है ना? तो देखिए हमारी जिंदगी कैसी है, जिनमें हम खुशियां तलाशते हैं, क्या वो खुशी वाला स्थान है भी नहीं? थोड़ा अवेयर होकर के इसे समझने की कोशिश करो, अपने मन को पढ़ने की कोशिश करो कि मेरा मन आखिर क्या है, कैसा है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, अभी डिटेल में अपन बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो हम समझ रहे हैं। देखना, एक हुआ साइकोलॉजी जो आपको समझना है, फिर मन के बाद आता है आपका शरीर, या रादर शरीर के पहले आता है, जब मन में जैसे जैसे भाव उत्पन्न होते हैं तो उसके अनुसार हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कार्य करने लगता है। तो साइकोलॉजी के बाद आती न्यूरोलॉजी। फिर जैसे हमारी न्यूरोलॉजी होगी, जिस प्रकार के हमारे नर्वस सिस्टम कार्य करेंगे, जिस प्रकार के हमारी ही बॉडी से केमिकल जो है सिक्रीट होने लगेंगे, हार्मोन जो है निकलने लगेंगे, फिर उसके पश्चात हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। तो आती है फिजियोलॉजी। देखना, तो शरीर आपको खुशियां देता है, फिर उस फिजियोलॉजी को अच्छा बनाने के लिए फिर क्या करते हैं? आपने कहा अन्न, भोजन, फूडोलॉजी। फिर उसके बाद आपकी फैमिली आपको खुशियां देती है, फैमिली, हाँ, तो फैमिली का विज्ञान। फिर समाज आपको खुशियां देती है, फ्रेंड सर्कल, सोशियोलॉजी। फिर उस फैमिली को चलाने के लिए आपको किसकी नीड होती है? अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए पैसे की, फाइनेंस की भी आवश्यकता होती है। उसके अलावा नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, उन सब की आपको आवश्यकता होती है। तो यदि हम होलिस्टिक तरीके से अपने आप को समझना चाहते हैं, अथवा यूं कहें, जो व्यक्ति होलिस्टिक तरीके से इस प्रकार से एनालाइज कर लेगा, वो बहुत इजीली यह समझ पाएगा कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूं और कहाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूं। क्योंकि सबसे पहले डायग्नोस इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपने रोग को हटाना चाहते हैं, बीमारी से ऊपर उठना चाहते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको डायग्नोस करता है ना? कितने सारे टेस्ट सजेस्ट कर देता है, सीटी स्कैन, MRI, LFT, शुगर, स्टूल, और कौन कौन से टेस्ट, TMT, और कौन कौन से, ECG, EEG, KFT, पता नहीं कितने सारे टेस्ट हैं, और उस टेस्ट में कितने दिन लग जाते हैं, कितना खर्चा हो जाता है। जब इतने सारी टेस्टिंग्स होती हैं, उसके बाद डॉक्टर इस कंक्लूजन में निकलता है कि डिजीज क्या है, ट्रीटमेंट बाद में शुरू होता है। यदि वो डॉक्टर टेस्ट ना करे, डायग्नोज ना करे और सीधे मेडिसिन दे दे, तो क्या होगा? जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास? नहीं जाओगे। नो डाउट उद्देश्य ठीक होने का है, बीमारी से ऊपर उठने का है, रोग को दूर करने का है। तो शरीर के रोग को दूर करने के लिए सबसे पहले डायग्नोस की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें
इन सब डायग्नोस करने की आवश्यकता होगी। और विडंबना यह है कि कोई भी व्यक्ति डायग्नोस नहीं करता। अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी डायग्नोस नहीं करता, कभी देखता ही नहीं, देखने की कोशिश ही नहीं करता कि मुझे परेशानी किस में है, किस फील्ड में है। ना आप अपनी साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हो, ना अपने बस फिजियोलॉजी को पढ़ने की कोशिश हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति शरीर के इर्द गिर्द जी रहा है। शरीर में थोड़ा सा, बॉडी में थोड़ा सा सिम्टम्स नजर आया, तुरंत फिजिशियन के पीछे पास चला जाता है, फैमिली डॉक्टर के पास चला जाता है। उससे सेटिस्फाइड नहीं होता तो स्पेशलिस्ट के पास जाता है, उससे सेटिस्फाइड नहीं होता फिर सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। फिर बेंगलोर में नहीं तो बोले चलो कहाँ जाएंगे, बेंगलोर को छोड़कर कहाँ जाओगे, एम्स में जाओगे, वहां नहीं हुआ तो फिर अब्रॉड चले जाएगा। सिर्फ एक की चिंता करता है, अपने शरीर की, बाकी और के बारे में कुछ सोचता है नहीं सोचता। तो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे विज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरे विज्ञान की हम बात नहीं कर रहे, दूसरे साइंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन की साइंस की हम बात कर रहे हैं, अपनी बॉडी के साइंस की हम बात कर रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम के साइंस की हम बात कर रहे हैं। आप अपने फैमिली साइंस की बात करो, सोशल साइंस की बात करो, फाइनेंशियल की बात करो। जब ओवरऑल हम अध्ययन करते हैं तब समझ में आता है। हर कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? रिसर्च टीम होती है, उनका काम सिर्फ रिसर्च करना है। जितनी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग हाउसेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी उनके पास जाती हैं सिर्फ कंसल्टिंग करने के लिए, कंसल्टेंसीज लेने के लिए। हम कहाँ लैग कर रहे हैं? वो कुछ नहीं करते आपके लिए, कुछ करते हैं? टॉप मोस्ट कंसल्टेंट्स कौन कौन से? मैकेंजी है, बीसीजी है, पीडब्ल्यूसी है, और भी बहुत सारे हैं कंसल्टेंट्स। तो उनके पास जाकर के वो कंसल्टेंसी लेता है, बोले परेशानी कहाँ आ रही बताइए, हमारी कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही, लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा है, आज की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम कैसे सर्वाइव करें, कैसी ग्रोथ को मेंटेन करें। कभी अपनी भी कंसल्टेंसी कर लिया करो। आश्चर्य नहीं लगता? इतने पढ़ लिख गए हैं, दूसरों के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहे हो, कभी स्वयं के बारे में भी सोचें। तो ओवरऑल क्या करना है? यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें किस किस को देखना होगा? साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, आपकी फूडोलॉजी, आपकी फैमिलियोलॉजी, आपकी सोशियोलॉजी, और क्या है आप ही बता दो। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन। उसके अलावा जो मटेरियलिस्टिक्स रिक्वायरमेंट है, अब उसमें भी थोड़ा सा बाइफरकेट करना है। क्या आपकी नीड है और क्या आपकी ग्रीड है? क्या आपकी नीड्स है और क्या आपकी वांट्स है? जब ओवरऑल एनालाइज व्यक्ति करेगा, उसे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो फिर वो रेक्टिफाई उसे करे तो बहुत जल्दी समाधान पा सकता है। तो आज आप सबके लिए होमवर्क दे रहे हैं। कौन सा होमवर्क? कौन सा होमवर्क? टेबल बनाना है साइकोलॉजी वाला, मन का टेबल बनाना है, लिविंग बीइंग का टेबल बनाना है, नॉन लिविंग थिंग्स का। बना सकते हो? अब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत वास्ट है, थोड़ा अपने हिसाब से शब्द भले आप अपने दे दो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। टेबल बनाना है, आपका मन कौन सी बातों से खुश होता है, कौन सी कषायों से खुश होता है, कौन से भावों से खुश होता है, कौन से भावों से विकल्प से भर जाता है। दूसरा, किन व्यक्तियों से आपको खुशियां मिलती हैं, किन व्यक्तियों से आपको विकल्प पैदा होते हैं, और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको बहुत अच्छा कर देती हैं, और क्या है जो आपको परेशान करती हैं। तो
सबके लिए होमवर्क है, सब लिख करके लेकर के आएंगे। आज तो हमने आप लोगों से ज़्यादा पूछा नहीं, अब कल से हम इंटरेक्शन करेंगे, तो ये सेशन पूरा इंटरेक्टिव चलेगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब किसी के डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं।